Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter What is Government? This is your third chapter in civics, and under this chapter we have discussed about the functions of the government, how government is important for us, and we have seen that the government do such a widespread functions. It is related with each and every aspect of our life, and because the government has to do such a vast job, that is why we find that the functions of the government, in order to do the functions of the government efficiently, there are different levels of government. In our country we have three levels of government: national level, state level and local level. And then we have also discussed how the government make laws, and how these laws are implemented, how it is important for everyone to obey the law. And then we have also discussed about the types of the government. Two main types of the government have been discussed. One is the democratic form of government, and another was monarchical form of government. And under this democratic form of government, we have seen the most important we can say feature, the most important element in a democratic government is the participation of the people. People take part in the process of the government. And how do people take part in the process of the government? We do not take part directly in the decision making फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली. अब ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे होता है हमारा? इट इज़ थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, वी use our right to vote. By using our right to vote, we choose our representatives, and these representatives they rule on behalf of the common people. जिन लोगों ने उनको चुना होता है उनके बिहाफ में वो रूल करते हैं. इसी तरह से डेमोक्रेसी चलती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? इलेक्शन. क्योंकि इलेक्शन ही वो प्रोसेस है जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, है ना. और इलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा राइट टू वोट. और इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि ये जो राइट टू वोट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सबको दे दिया, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट टू वोट. तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें ये कुछ गिफ्ट दिया है, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है ना. इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी, एक्चुअली दैट स्ट्रगल वाज नॉट ओनली अगेंस्ट द रूल ऑफ द British, but actually we were struggling, we were fighting for democracy also. कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल. तो ये जो लड़ाई हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा, वो लड़ाई हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी थी. उसमें सबका पार्टिसिपेशन था, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो. एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट फ्रीडम स्ट्रगल. सो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को समझा कि जो लड़ाई हमें लड़नी थी, जनता को जो लड़नी थी लड़ाई वो लड़ चुके हैं. अब उनको डेमोक्रेसी को हमें पूरी तरह से सेटअप करना होगा अपनी कंट्री में, और उसके लिए ही हमें सबको राइट टू वोट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज के समय में, लाइक अमेरिका है, यूके है, फ्रांस जैसी कंट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड, हर तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर तरह से ये कंट्रीज़ बहुत डेवलप है. तो इन कंट्रीज़ की अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो यहाँ पर
सबको राइट टू वोट बहुत आसानी से नहीं मिला, वहाँ पे भी लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। दे फॉट ओनली फॉर राइट टू वोट। हमारी लड़ाई साथ साथ में हो गई, हमने फ्रीडम के लिए भी लड़ाई लिया और डेमोक्रेसी के लिए भी लड़ाई किया, बट वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो लड़ाई थी वो दैट वाज सेपरेटली फॉर दिस राइट टू वोट, है ना। और इसी को हम सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, और सफरेज पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट this right to vote, whatever struggle was done, that is known as suffrage movement। और इसी में हम देखते हैं कि यूएसए और यूके दोनों जगहों पर ये बहुत लंबी लड़ाई चलती है, और इसमें जाकर के 1920 में अमेरिका में सबको राइट टू वोट मिलता है, औरतों को राइट टू वोट मिलता है 1920 में। इसी तरह से यूके में 1928 में मिलता है, ठीक है। बट हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं रखा गया और सबको इक्वली राइट टू वोट दे दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है महात्मा गांधी का जो व्यू था रिगार्डिंग दिस राइट टू वोट, सबको क्यों मिलना चाहिए राइट टू वोट। उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक जर्नल है यंग इंडिया, जिसमें उन्होंने 1931 में अपने व्यूज लिखे थे, ठीक है, यंग इंडिया। नाइनटीन 1931 में उन्होंने अपने व्यूज लिखे और उसमें उनका कहना था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट्स ऑफ हिज ब्रो day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. So this view of Gandhi is regarding that there should not be any kind of discrimination in giving this right to vote on the basis of economic status. उनका ये कहना है कि ये जो जैसे पहले होता था जिस सोसाइटी के अंदर, हमने अभी डिस्कस किया, कल मैंने बताया था फ्रांस में जैसे स्टार्टिंग हुई, तो जो वेल्दी मेल मेंबर्स ओनली दे वर गिवन राइट टू वोट। तो ये जो वेल्थ का जो क्राइटेरिया है वो इट इज़ हाईली इरैशनल, क्योंकि अगर जिसके पास वेल्थ है उसको आप राइट टू वोट दे रहे हैं, लेकिन जिसके पास वेल्थ हो सकता है उसके पास वेल्थ नहीं हो लेकिन उसके पास एक अच्छा कैरेक्टर हो, है ना, वो एक अच्छा इंसान हो, उसके अंदर सोचने समझने की जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो सही हो, लेकिन चूंकि उसके पास वेल्थ नहीं है या उसके वो इलिटरेट है, उस बेसिस पे आप उसको राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं, ये सही नहीं है। और जो इंसान ऑनेस्टली काम कर रहा है, जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो दिन भर काम करते हैं, है ना, और इतना ज़्यादा वो फिजिकल लेबर करते हैं, इतनी मेहनत वो करते हैं, लेकिन उनको पुअर होने के कारण क्या किया जा रहा है कि उनको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा है। तो इफ़ दे आर पुअर इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, सोसाइटी ने, सिस्टम ने जो देना था वो नहीं दिया उन्हें, तो उसकी सज़ा हम उसको नहीं दे सकते हैं। दे मस्ट बी गिवन राइट टू वोट। सो गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इकोनॉमिक बेसिस पे या लिटरेसी एजुकेशन के बेसिस पे किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने गलत माना था, ठीक है। और उसी उनके ही जो मतलब व्यूज़ थे उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी अडॉप्ट किया और सबको राइट टू वोट दिया, ठीक है। अब वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। यू विल सी कि इन दिस चैप्टर यू आर गिवन 2 मैप्स, है ना, तो यू विल हैव टू डू सम मैप वर्क ऑल्सो। जैसे कि जो आपकी मैप है उसमें जो इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे अगर आप इंडिया का मैप हम देख रहे हैं तो उसके नेबरिंग स्टेट्स में इधर पाकिस्तान आएगा, देन उधर ऊपर में चाइना, फिर इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, नीचे में श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हम लैंड शेयर नहीं करते हैं, बट हम क्या शेयर करते हैं, हमारी
वाटर बाउंड्री है, एंड द सेम ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन जियोग्राफी ऑल्सो। जब जियोग्राफी में हमने आर कंट्री इंडिया किया था तो उसमें नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। तो ये उसी को आपको फिर से लिखना है, और सारे स्टेट्स के नाम और यूटी के नाम ये तो हम लोग पहले करा चुके हैं। जिसने भी नहीं किया है इस मैप वर्क को, वो अपना मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। पूरी जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेकर के, उसमें जो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जो हर स्टेट्स होते हैं ना वो अलग अलग डिमार्केटेड होते हैं। अगर आप फिजिकल मैप लोगे तो उसमें स्टेट वाइज नहीं होता है डिमार्केशन, बट इन पॉलिटिकल मैप देयर इज डिमार्केशन अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। तो हर स्टेट अलग अलग बना होता है, उसका उनका नाम लिखना है, एंड देन इन अ सेपरेट पेज यू विल हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द स्टेट्स। और अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो उनका हेडक्वार्टर का नाम लिखना है। ठीक है, स्टेट्स और यूटी का नाम मैप में ही लिख देना है, और उनके कैपिटल और हेडक्वार्टर का नाम जो है वो सेपरेट सीट में लिखना है। ठीक है, और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है उसका वो भी लिखना है। इस तरह से आपका ये मैप वर्क जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन, वी हैव सम एक्सरसाइज। हमने देखा था ना कि इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन द गवर्नमेंट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड एट 3 levels। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी बुक में कुछ फंक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट के। अब उसमें आपको ये बताना है कि वो कौन से लेवल की गवर्नमेंट है। ओके, सो हियर द फर्स्ट फंक्शन which we are discussing is the decision of the government of India to maintain peaceful relation with Russia। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि रसिया के साथ इसका पीसफुल रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रसिया एक डिफरेंट कंट्री है, उसके साथ रिलेशन जो है वो न तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट फिक्स करेगी ना स्टेट लेवल की गवर्नमेंट फिक्स करेगी, बट इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल लेवल। जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि हमारे जो वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होना है। तो पहला जो काम है दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है उसने डिसीजन लिया है कि जो क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये डिसीजन किसने लिया है, ये स्टेट लेवल का डिसीजन है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इम्प्लीमेंट होगी, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ही है। तो इसको हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का डिसीजन कहेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सेंट्रल है, दूसरा जो है वो स्टेट है। ओके, there is no numbering in your book, so I'm just writing down the level of the government which is supposed to do the work. So the first is central government, the second is state government, and now the third one is introduction of 2 new trains between Dibrugarh and Kanyakumari। Dibrugarh it is in Assam, असम से लेकर के तमिलनाडु, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, वहाँ तक की जो ट्रेन चलानी है उसका डिसीजन लिया गया है। तो ये जो डिसीजन है वो किसी एक स्टेट का या लोकल गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं हो सकता, इट इज़ द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि स्टार्ट हो रही है असम से और जा रही है तमिलनाडु। तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो इट इज द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द फोर्थ वन इज द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। कैसे एक विलेज में एक वेल डिग करना है, कहाँ पर वेल डिग करना सही होगा, ये डिसीजन लिया जा रहा है। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोकल नीड्स से हमारे रिलेटेड है, हमारे डे टू डे नीड्स से रिलेटेड है। तो दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। ओके,
And now the fifth one. Decision to construct a big children's park in Patna. अब पटना में एक बच्चों की एक बहुत बड़ी पार्क बनाने की बात हो रही है. तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना. जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में देखा था कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सारे डिसीजंस लेती है रोड्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, पार्क्स के बारे में. तो दिस डिसीजन विल ऑल्सो बी टेकन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसके अंदर आएगा? दिस विल कम अंडर लोकल गवर्नमेंट. ओके. तो जो हमारा फिफ्थ फंक्शन है दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. ओके. एंड देन the decision of the government of Haryana to provide free electricity for all farmers. फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है हरियाणा की गवर्नमेंट. तो ये दिस डिसीजन इज फॉर द फार्मर्स ऑफ हरियाणा ओनली एंड द डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके. एंड नाउ द लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 rupee नोट. अगर कोई नई नोट निकालनी है, 1000 रुपीज की नोट निकल रही है, तो वो कौन उसकी डिसीजन ले रहा है? उसका जो डिसीजन लेगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. वी हैव फेस्ड दिस सिचुएशन. हमने इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है. डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना. और वो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन किसने लिया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया था. और प्राइम मिनिस्टर किस लेवल के गवर्नमेंट में आते हैं? सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में आते हैं. तो इस तरह से ये हमारा हो गया. और इसकी जो एक्सरसाइज है, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज प्रीवियसली, है ना. हम स्नैप वर्क में मैंने सारे तुम्हारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के, वो वी हैव डिस्कस दैट. नाउ आई विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मीन्स द क्वेश्चंस विच आर from within the chapter, which are not the questions which are not given at the end of the chapter, but उसको हम अपने से निकालेंगे चैप्टर के बीच में से, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एक चैप्टर जैसे हमने जो पढ़ा उसके अंदर से अगर हम क्वेश्चंस निकालेंगे तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलेंगे. एंड वी कैन नॉट डिस्कस, वी कैन नॉट राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं और उनके आंसर्स हम कैसे कहाँ पाते हैं, कहाँ होता है. ठीक है. तो ये तुमको एक आइडिया देगा एंड इट विल हेल्प यू. तो वी विल नाउ डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो द क्वेश्चन इज हाउ इज how is monarchy different from democracy. So whenever there is such question like difference जब आपसे पूछा जाएगा तो your answer should be in a column. Always make a column for answering such questions. So first of all, जब भी डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज पूछी जाती है किसी भी बारे में तो हम उसको कॉलम में ही उसका आंसर हमारा होना चाहिए. लाइक वी विल मेक 2 columns. One will be of democracy and the next column will be of monarchy. And now we can point out the differences between these two. Democracy, we know democracy is a government of the people.
It is a government and if we see monarchy, monarchy is the in monarchy the government is not of the people, but it is the rule of one person who is called king or क्वीन, है ना, या तो राजा या रानी जिनका भी रूल होता है उसको हम कहते हैं मोनार्किकल सिस्टम. ठीक है. Then there can be second difference between these two forms of government, that the rulers are chosen by the people for fixed पीरियड, है ना, एक फिक्स पीरियड के लिए रूलर्स जो है वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं. एंड इन दिस सिस्टम व्हाट वी फाइंड दैट द रूलर्स आर हेरिडिटरी. यहाँ पर लोग उनको फिक्स पीरियड के लिए चूज करते हैं. वहां पर हम क्या देखें, द रूलर्स आर हेरिडिटरी, दे आर डायनेस्टिक रूलर. एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं, है ना. एंड देन द थर्ड डिफरेंस इज द रूलर्स आर अकाउंटेबल towards people. And in this we can say the rulers are not, the ruler is, because there is one single person who is the ruler, so the ruler is not accountable. And the fourth point we can write, people are supreme and all powerful. है ना, लोग जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, वो ऑल पावरफुल होते हैं. People are supreme and all powerful. And in a monarchical system, the king or the queen is the most powerful. So these are the main differences between the democratic and monarchical form of government. Now we will go to next question. The next question we can say कि what are the different levels of government, है ना, and why there is need to distribute the power of the government in different levels. I am writing down the question. First of all, this answer is complete. Okay.
what are the different levels of government? We have discussed this. The different levels of government is there are 3 different levels of government. The first is local level, state level, and central level. Okay, and now the next question is question number 3. Why is there need to of different levels of government? तो क्वेश्चन 2 हमारा था कि कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं, और अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें आखिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सो वी विल राइट डाउन कि वी नीड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज फर्स्ट यू विल हैव टू राइट दैट सेंटेंस ऑल्सो. ये नहीं कि बस हमें पॉइंट से आंसर को स्टार्ट करना है. योर आंसर मस्ट स्टार्ट विथ अ स्टेटमेंट कि जो क्वेश्चन है ना, व्हाई इज देयर नीड ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सो योर क्वेश्चन विल स्टार्ट दैट देयर इज नीड ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट because of the following reasons you can write, और मैं आई एम राइटिंग डाउन द रीजंस ओनली. ओके, तो पहला जो रीजन है वो हम यही कहेंगे कि द गवर्नमेंट हैज टू डू वेराइटी ऑफ वर्क्स, है ना. The government has to do variety of works in order to do these works efficiently. There is need of different levels of government. Okay, so government, why is there need of different levels of government? The first point is the government has to do variety of works, and in order to do these works efficiently, there is need of different levels of government. Okay, now our next question is what do you mean by suffrage movement? ठीक है, and in this answer you will write the movement in order to get the right to vote is known as suffrage movement. So I am writing down the question.
What do you mean by the suffrage movement? The answer is the movement to get the right to vote by all is known as the movement to get the right to vote by all is known as suffrage movement. So now we have completed this chapter. Under this unit we have next chapter, which is related to government only, democratic government. We will start the revision of that chapter in the next class.